आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। खास बात तेलंगाना में आपका खैर मकदम है। खास बात तेलंगाना में आज बात करेंगे तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात। ये इंतखाबात मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करते हैं। मरकजी पार्टियों के अलावा इलाकाई पार्टियां भी मरकज में अहम रोल अदा करने की कोशिश में है। तेलंगाना में जहां गर्मी उरूज पर है, वहीं लोकसभा इंतखाबात का पारा भी बढ़ गया है। इलाकाई पार्टी टीआरएस का 16+1 का टारगेट है, जबकि कौमी पार्टी कांग्रेस भी लोकसभा को लेकर तेलंगाना में अपनी कामयाबी के बुलंद बांग दावे कर रही है। कांग्रेस लीडरों का कहना है कि ये इंतखाबात रियासती नहीं बल्कि कौमी है। रियासत के अवाम समझदार हैं। राहुल गांधी की क़यादत में न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क भर में कांग्रेस कामयाबी हासिल करते हुए मरकज पर अपना कब्जा जमाएगी। वहीं दूसरी जानिब टीआरएस भी कामयाबी के बुलंद बांग दावे कर रही है। टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर का कहना है कि दिल्ली की सीट पर कौन बैठेगा, इसका फैसला तेलंगाना की गलियों में लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश में है, जबकि गुज़श्ता असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को सिर्फ एक सीट मिली थी। अब देखना यह होगा कि रियासत के अवाम किसको इख्तिदार सौंपते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तेलंगाना की सियासत और इंतखाबी माहौल को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले इन मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान शुजात अली साहब जुड़ चुके हैं। शुजात साहब, आपका खैर मकदम है। टीआरएस और बीजेपी के लीडर को जोड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त तेलंगाना में जिस तरह का सियासी माहौल है, इंतखाबी माहौल है, 16+1, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, आपने अभी अपने इंट्रो में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी कौमी सतह पर, और बिल्कुल सही है। बल्कि हमारा यकीन है कि हम इस बार सरकार बनाएंगे। और जहां तक तेलंगाना का सवाल है, बड़े उम्मीद अफजा सर्वे रिपोर्ट्स हमको मिल रहे हैं। हम कम से कम 6 सीट्स यहां पर जीतने वाले हैं जी, और ये 6 सीट हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत होंगे। और जहां तक टीआरएस का सवाल है, एक क्या कहते हैं, कोई वजूद के बगैर कॉन्टेस्ट है। उनका कोई बड़ा रोल नहीं रहेगा। वो एक छोटी सी रीजनल पार्टी है, और जिस तरह से जगन ने ऐलान किया है कि वो हमारा साथ दे सकते हैं, तो आंध्रा में भी विन विन पोजीशन है। तो उसी तरह ये पार्टी भी खुद हमारे साथ आ सकती है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। क्योंकि अगर आप 16 कहीं आप केसीआर के उस बयान को तो नहीं कोट कर रहे हैं जिसमें हाल ही में उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तारीफ भी की, झुकाव, एक तरह से इशारा दिया है उन्होंने झुकाव का। देखिए, रीजनल पार्टीज को कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। अब वो इशारा उन्होंने इस वास्ते भी दिया है कि उनके ऊपर एक बहुत ही गहरा इल्जाम लग रहा था और लोग उसको सच मानने चले थे कि वो बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। तो उस इंप्रेशन को थोड़ा सा कम करके वो दूसरे जो है तबकात का वोट भी हासिल करना चाहते हैं। वो उनकी स्ट्रेटेजी है, उनको मुबारक हो। लेकिन हमारा ये एहसास है कि रीजनल पार्टीज, छोटी छोटी पार्टीज जो है, बड़े से बड़े दल में ही वो आएंगी। और हमारा यकीन है, ईमान है, ईखान है कि हम इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं तेलंगाना में भी, जिसका एक छोटा सा इशारा आपको मिला होगा। 3 कानून साज काउंसिल के सीटों पर हमारी जीत हुई, यानी अपोजिशन जीता। और हमारे जो कैंडिडेट जीवन रेड्डी थे, उन्होंने 40,000 की अक्सरियत से इलेक्शन जीत के साबित कर दिया कि हवा का रुख बदल रहा है। जी शुजात साहब, कैसे यकीन किया जाए केसीआर की स्ट्रैटेजी पर, केसीआर के बातों पर? एक वक्त था जब सोनिया गांधी को शैतानी ताकत और राहुल को बड़ा अहमक उन्होंने करार दिया था, और आज वो तारीफ कर रहे हैं कि राहुल गांधी बाशऊर हो गए हैं और थोड़ी मेहनत की जरूरत है। फिर सोनिया गांधी को वो कहते हैं कि खामोश तबीयत और मामला फहम रखने वाली शख्सियत हैं। कैसे यकीन कर लिए? हालांकि सियासत में हमेशा एक जैसी सूरत हाल नहीं रहती, सब कुछ जायज है। मैं माफी चाहते हुए बहुत ही सख्त मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि आज की सियासत एक तवायफ बन गई है।
कोई भी कोठे पर आ सकता है, कोई भी कोठे पर जा सकता है, या वो भी किसी की कोठी पर जा सकती है, किसी की कोठी को करीब ला सकती है। बहरहाल ये तो सियासत में होता रहेगा, लेकिन बाज़ कायदीन को थूक कर चाटने की आदत है, तो हम उन पर तनकीद नहीं करेंगे। उनकी अपनी मजबूरियां हैं, वो जो है ना, जो भी सिचुएशन होता है उसके लिहाज से बातें करते हैं। जैसे आप महाराष्ट्र में जाइए, शिवसेना ने कहा था कि चौकीदार चोर है और बालाकोट का जो हमला वो भी गलत है, तो उसके बावजूद बीजेपी उससे इत्तेहाद करती है। तो बताइए कितनी सियासत कितनी जो है गंदी सतह पर आ गई है। क्या करते हैं, कहते हैं ना कि बुराई हो तो अब हमें देखना है कि किस में कम बुराई है। बस यही सिचुएशन आकर यहां ठहरा है। सियासत का जो मेयार है वो थोड़ा सा गिरता जा रहा है। बिल्कुल, सियासत में कोई मुस्तकिल दोस्त और दुश्मन नहीं होता, ये बात तय है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि इस गंदी सियासत को साफ सुथरा करना है, देश को, मुल्क को एक पाक सियासत से साथ एक पाक सरकार, एक साफ सुथरी सरकार देनी है, तो किस तरह का माहौल कांग्रेस, चूंकि 5 साल से इख्तिदार में नहीं है और तेलंगाना में 10 साल होने जा रहे हैं, तो किस तरह का एजेंडा कांग्रेस का रहेगा तेलंगाना के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं आपको हमेशा यही कहता रहा हूं कि हमारी सोच ये है कि इस तरह तय की है मंजिलें हमने, गिर पड़े गिरकर उठे उठकर चले। कांग्रेस कभी भी हार से परेशान नहीं हुई, हमेशा हार को बड़ी खंदा पेशानी से कबूल किया और कोशिश इस बात की कि फिर कैसे हम अपने आप को सुधारें। चुनाचे आप देख रहे हैं, कल तक हमारे सदर राहुल गांधी के खिलाफ किस तरह की रकीक जबान इस्तेमाल होती थी, पता नहीं कैसे कैसे अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन आज क्या सिचुएशन है, आज उनको मस्खरा कहने वाले लोग कह रहे हैं कि दानिश्वर बन रहे हैं, और मोदी साहब की तो नींद हराम हो गई है, और हर पल हर घड़ी एक एक इशू पर 15-15, 20-20 मिनिस्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अरुण जेटली तो बस वजीर फाइनेंस के बजाय वजीर बराए प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर रह गए हैं। बड़े ही सतही अंदाज में वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन अब कोई जो है डिफेंस का कोई चांस नहीं है। हम लोग जीत रहे हैं और हम तेलंगाना में भी अपने आप को संभालेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपनी गलतियों की जो है निशानदेही करेंगे और फिर से जो है तेलंगाना में एक्टिव होकर दिखाएंगे। और 3 चुनाव में जीत हमारे लिए एक बहुत बड़ी निशात सानिया बनकर उभरी है। जी, एमएलसी को आप कोट कर रहे हैं। एमएलसी का जिस तरह से इलेक्शन जीता, इससे आपको एहसास हुआ कि तेलंगाना में आप लौट रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ टीआरएस लगातार आपके लीडर्स को रागिब कर रही है अपनी पार्टी की तरफ, ठीक है। और दूसरी तरफ असेंबली में भी देखें और पार्लियामेंट में भी बीजेपी के बड़े बड़े लीडर इस वक्त तेलंगाना में जो है इंतखाबी सरगर्मियों में मसरूफ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए कितनी मेहनत और कितनी जिद्दोजहद की जरूरत होगी अपना वजूद का एहसास कराने के लिए? देखिए, जब हमने मनरेगा का जो है, तो मनरेगा को जब मुतारुफ करवाया था तो हम पर बड़े मजाक तिल्लगी के जो है बड़े बड़े फिक्रे कसे जा रहे थे। लेकिन आज हमने जो स्कीम आपके सामने लाई है, मिनिमम इनकम गारंटी की जो स्कीम है, उसका इतना बड़ा असर पड़ा है पूरे हिंदुस्तान में। हर जगह इस स्कीम पर चर्चा किया जा रहा है। ये प्रैक्टिकल होने वाली स्कीम है, इस पर अमल यकीनी तौर पर हो सकता है जिस तरह मनरेगा पर हुआ था। आपको याद है जब वजीर आजम ने अपना ओथ लिया था तो पार्लियामेंट में यह कहा था कि मैं फॉरेन जर्नलिस्ट को बुलाऊंगा, बताऊंगा कि कितनी अहमखाना स्कीम कांग्रेस पार्टी ने शुरू की है गड्ढे खोदने की। लेकिन वो गड्ढे खोदने की स्कीम को बंद नहीं कर सके, बल्कि उसमें उसके फंड्स में इजाफा करने की बात की और इजाफा करते चले गए। और हमने उस स्कीम को मजीद इस्तेहकाम देने के लिए 100 दिन के रोजगार के बजाय अब हम 150 दिन का रोजगार देने जा रहे हैं, जिससे गांव के लोग शहरों में जो आते हैं वो जो रुझान था वो कम होगा। और जब वो रुझान कम होगा तो शहरों में नौकरी के अच्छे जो है चांसेस लोगों को मिलेंगे जो शहरों में रहते हैं। नई कोई फसल शहर में नहीं आएगी, गांव के लोग गांव में रहेंगे और शहर के लोगों पर भार नहीं पड़ेगा और एक बेहतरीन तवाजुन पैदा होगा देही इलाकों में और शहरी इलाकों में। तो हमारा यह कहना है कि हम हर तरह से तैयार हैं।
कभी भी शिकस्त हमारी मंजिलों के सामने नहीं आई। हम बस चलते चले गए, दौड़ते चले गए, गिर पड़े, गिरकर उठे। ये हमारी खास पहचान है कांग्रेस पार्टी की। और जहां तक सवाल कांग्रेस के लीडरों का टीआरएस में जाने का है, देखिए मैंने आपसे कहा था इसी शो में एक बार कि ये जो लोग हैं ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर्स जिंदा नहीं रह सकते अपोजिशन पार्टी में, तो वो रूलिंग पार्टी में जाएंगे। लेकिन रूलिंग पार्टी को ये समझना चाहिए कि तुम्हारे पास ऑलरेडी 88 एमएलए थे, तुम और 10 लोगों को जोड़ रहे हो, 98 हो रहे हैं, तो तुम्हारा सर दर्द होगा, तुम्हारे लिए बहुत सी परेशानियां होंगी। हर शख्स अपना अपना कुछ ना कुछ हिस्सा मांगेगा कि भाई हम कांग्रेस छोड़ के आए हैं तो आप हमको क्या दे रहे हैं। जब इनको पता चलेगा कि इन्होंने गैर जरूरी जो है ना दूसरों के बच्चों को गोद लिया है, अपने बच्चों को संभाल नहीं सकते, दूसरों के बच्चों को गोद लिया है, तो इन पर बोझ पड़ेगा और ये लोग सर धुनने के काबिल ही रहेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं कर पड़ेंगे। बिल्कुल शुजा साहब, जिस तरह से आपने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्टर्स है, ठीक है, गोद ले लिया, बोझ बढ़ा लिया, इलेक्शन के बाद किस तरह की सूरत हाल रहेगी ये तो 23 तारीख के बाद पता चलेगा। लेकिन जो गोद लिए उधर गए हैं आपके बच्चे, कांग्रेस की तरफ टीआरएस का झुकाव है, ऐसे में उन गोद लिए बच्चों का टीआरएस तो लाजमी बात है, आप कह रहे हैं बोझ है उनके लिए, तो फिर ये बोझ क्या कांग्रेस क्या करी, इस बोझ का क्या करेगी? कांग्रेस तो बहुत खुश है कि जो लोग कांग्रेस पार्टी के वफादार नहीं हैं वो छोड़कर हमको जा रहे हैं, तो हमारे लिए खुशी की बात है। हमारे पास एक नई पौध आएगी, एक नया जनरेशन आएगा और हम फिर एक बार नए जोश के साथ, नए जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगे। जो लोग गद्दार हैं और पार्टी में रहते हैं तो वो कभी भी आपको नुकसान पहुंचाते हैं, तो अच्छा ही हुआ कि इब्तिदाई दौर ही में वो हमसे अलग हो गए। अब हम जो है नए नस्ल को सामने ले आएंगे और एक नए जादू के साथ, एक नई तो ताकत के साथ, एक नए जज्बे के साथ हम आगे आएंगे। सियासत में देखिए दो पहलवान एक दंगल में रहते हैं, लड़ते हैं, तो एक पहलवान हारता है, एक पहलवान जीतता है, तो इस पे ताज्जुब की बात क्या है। हाँ, तैयारी आपकी कैसे थी, कसरत आपने कितनी की थी, कैसे की थी, इसका हमको जायजा लेना पड़ेगा। अगर हारते हैं हम तो इसमें कोई खास बात नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज ये है, अगर नेशनल लेवल पर देखें, हालांकि पार्लियामेंट इंतखाबात जो है कौमी सियासत का रुख जो है हमवार करती है, इस बार हर जो है रियासत अपना अपना रोल अदा करने की कोशिश कर रही है। आंध्रा में एक तरफ, इधर तेलंगाना और एक तरफ कर्नाटक। इस बार जनूबी हिंद पर, साउथ पर एक तरह से कहें, बीजेपी की खास नजर है और पूरी उम्मीद है उनको यहां से कुछ न कुछ हासिल हो जाएगा अगर कहीं लॉस होता है। तो ऐसे में अपनी नुकसान की भरपाई कांग्रेस की कैसे होगी, क्योंकि लगातार कांग्रेस यहां पर कमजोर है। बीजेपी जिस पर आप लगातार 5 साल से इल्जाम लगा रहे हैं उसको आप ठीक करने की बात कर रहे हैं। जेटली कहते हैं जीएसटी एक जैसा कैसे होगा, सवाल उठाया जीएसटी पर जब राहुल गांधी ने बात की थी। अरुण जेटली ने क्या कहेंगे? अरे जीएसटी तो हमारा ब्रेन चाइल्ड है भाई साहब। जीएसटी जो इंटरनेशनल लेवल पर है जी, वो जो है मैक्सिमम 7% टैक्स होता है। तो यहां पर आप सीमेंट पर 28% टैक्स लगाए हैं। जब सीमेंट पर 28% टैक्स लगेगा तो हाउसिंग स्कीम्स कहां पर अमल होंगे, कैसे अमलवारी होगी हाउसिंग स्कीम्स पर, कैसे जो है कंस्ट्रक्शन का जाल फैलेगा। जब कंस्ट्रक्शन का जाल नहीं फैलेगा तो बेरोजगारी तो बरकरार रहेगी। तो 28% आप सीमेंट पर लगाते हैं और ये कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तानियों को जो है मकान मिल जाएगा, तो ये शराब है और बिल्कुल डरावना ख्वाब है, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन उनका सवाल यह भी है कि कार और माचिस पर क्या एक जैसा जीएसटी लगेगा? बता रहे हैं, देखिए बात वो नहीं है, बात यह है कि किस तरह से आप जीएसटी को मिनिमाइज करें, कम से कम जो है शरह रखें और 2-3 दर्जात या एक ही दर्जे में उसके काम लिया जाए। आपने बहुत बड़ी बात की थी इलेक्शन के वक्त, यह कहा था कि पेट्रोल का रेट हर स्टेट में अलग अलग है, एक नेशन है तो पेट्रोल का एक रेट क्यों नहीं है। तो भैया आपने क्यों नहीं ले आया उसको जीएसटी के दायरे में पेट्रोल को? तो देखिए दुगली जो वो होती ना स्कीम्स और दुगली जो बातें होती हैं वो रूलिंग पार्टी को बर्बाद कर देती हैं और बीजेपी बर्बादी की डगार पर है। 2 करोड़ जो है जॉब नहीं मिले, 15 लाख जो है आए नहीं, और औरतों का, महिलाओं का सुरक्षा उनकी नहीं हुई। और देखिए आज भी मैंने एक वीडियो देखा, कुछ बेहुदे तलवारें लेकर दुकानें बंद कर रहे थे मटन की। ये क्या हो रहा है मुल्क में, बीजेपी क्या पैगाम दे रही है? अब फिर आई एम कमिंग बैक टू साउथ इंडिया। 125 सीटें यहां पर है। केरला में हम बहुत स्ट्रांग
है, कर्नाटक में हम बहुत स्ट्रांग है, आंध्रा में हमारा विन विन पोजीशन है। हम अपनी पार्टी के टिकट पर जीतते हैं तो वो भी खुशी की बात है। वाईएसआर कांग्रेस जीती है तो वो भी हमारे लिए खुशी की बात है। टीडीपी जीती है तो भी वो हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां, टीडीपी तो हमारी पोस्ट पोल अलाई है ही, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने पार्लियामेंट में कानून पास किया था स्पेशल स्टेटस का, लेकिन पार्टी हार गई, बीजेपी आई और बीजेपी के वजीर आजम ने भी यकीन दिलाया था कि उनको स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, वो मट्टी ले आए गंगा के पास से, जमुना के पास से, दिल्ली से कहीं से बहुत ही पवित्र मट्टी लाकर आंध्र वालों को मट्टी दी नरेंद्र मोदी ने। तो हम वो काम नहीं करेंगे, हम इख्तियार पे आएंगे तो कितना सुधार आप लाएंगे इलेक्शन के बाद, जिस तरह से इल्जाम वो होगा, इल्जाम चल रहे हैं, इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। शुजा साहब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वहीद अहमद टीआरएस लीडर जुड़ चुके हैं, आपका भी खैर मकदम। वहीद अहमद, जिस तरह से केसीआर इशारा दे रहे हैं कांग्रेस की तरफ, हालिया एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि क्या समझे इस इशारे को टीआरएस के, कभी कुछ, हालांकि सियासत में कोई चीज मुस्तकिल नहीं होती, क्या झुकाव समझे इसको टीआरएस का, या फिर कोई चाल, जैसा कि शुजात अली साहब ने कहा कि चाल भी हो सकती है, या फिर हकीकत का अंदाजा टीआरएस को हो चुका है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नेटवर्क 18 के तमाम नाजरीन का और खुसूसन इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। और जहाँ तक जो सवाल आपने मुझसे पूछा है कि हमारी रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब ने जो इशारतन कांग्रेस की तायद की बात कही है, मैंने समझता हूँ उन्होंने कांग्रेस की तायद करेंगे, क्योंकि खुसूसन हमारी रियासत के वज़ीर आला और हमारी पार्टी के सदर कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब शुरू से एक ही बात कह रहे हैं कि मरकज में भी अगर सरकार बनेगी तो गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस की रहेगी जी, क्योंकि ये दोनों ने मुल्क को जो बर्बाद किया है उसकी बाजपाई वो छोड़ दीजिए, कैसे बनेगी? मैं समझता हूं क्या आप 16 सीट लेकर मरकज में 543 सीटों का क्योंकि नहीं आप मेरी हिसाब करेंगे 16 सीट लेकर? नहीं आप मेरी बात मुकम्मिल तौर पर, हाँ वही बताने में जा रहा हूं आपको, क्योंकि मुकम्मिल तौर पर इससे पहले देवीगौड़ा ने भी हुकूमत कायम की थी और उससे पहले चंद्रशेखर, वीपी सिंह वगैरह ने भी मरकज में वजीर आजम बने हैं। और यहां तक कि मैं कहूंगा, आप तेलंगाना एक छोटी रियासत है जहां पर 17 पार्लियामेंटी हल्के हैं जी, लेकिन तेलंगाना को छोड़कर आप यूपी का भी नजारा कर लीजिए जहां अखिलेश यादव और मायावती का इत्तेहाद है। आप मगरिबी बंगाल में भी देखेंगे। नहीं ठीक है, रीजनल पार्टियां अपना असर दिखा रही हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर किसी ना किसी के साथ जाना पड़ेगा। जिस तरह से एनडीए में बीजेपी के पास हालांकि भारी अक्सरियत है, बावजूद उसके साथ कई पार्टनर जुड़े हैं। ऐसे में कांग्रेस किसी ना किसी नेशनल पार्टी के साथ जुड़ना पड़ेगा। क्या तमाम रियासती पार्टियां मिलकर फिर वही पुरानी हुकूमत चलाएंगे जिसमें तेरा मेरा झगड़ा चलता रहे? फिर नहीं, नेशनल पार्टियां खुद झुक के रियासती पार्टियों का ना जाएगी। आप देख लीजिए, ये दौर आएगा और ये जो नेशनल पार्टियां हैं ये तीसरे मुहाज की यानी फेडरल फ्रंट की तायद करने पे मजबूर हो जाएगी। इंशाल्लाह ये दौर आएगा। अब आपको एक आध महीना इंतजार करना पड़ेगा। इंशाल्लाह रियासती सतह पे। लेकिन टीआरएस की तरफ से जो फ्रंट बन रहा था वो कहां गया? फिर फ्रंट रियासती पार्टियों पे है। कहां है वो फ्रंट? वही साहब जी, नहीं फ्रंट बन रहा था क्या? नहीं, आप देख लीजिए, रियासती जो हमारे रियासत के वजीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब ने फेडरल फ्रंट की जो बात कही, आज फेडरल फ्रंट के इस कहने पे अखिलेश यादव कांग्रेस से इत्तेहाद नहीं करे। आप देखो ये इशारा इस तरफ ही है, अखिलेश यादव कांग्रेस का साथ छोड़कर मायावती की तरफ है। ये मेरी रियासत के वजीर आला का कमाल है। आप देख लीजिए, इंशाल्लाह आंध्रा में भी जगन उभरेगा। आप देख लीजिए, अभी आपको थोड़े थोड़े दिनों में इसका रंग आएगा। इंशाल्लाह हमारे रियासत के वजीर आला ने जो अल्फाज कहे हैं, इंशाल्लाह वो अल्फाज पर मरकजी सतह पर भी बहुत लेकिन यही अखिलेश आपके वजीर आला से मिले तक नहीं।
अरे कई बार मेरे वजीर आला से मिले हैं, खुद मेरे वजीर आला भी उनसे मिले हैं, यहां पर भी आए तो मेरे वजीर आला के अखिलेश यादव ने कहा वक्त नहीं मिला, मैं खुद जाऊंगा तेलंगाना तो मुलाकात करूंगा, जिस वक्त फ्रंट की बात कर रहे थे। चलिए ठीक है शुजात साहब, जिस तरह से वहीद साहब बता रहे हैं, हालांकि एक इंटरव्यू में जिस तरह से केसीआर ने इशारा दिया, उस इशारे को भी ये गलत साबित कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? क्या कहना है मुझे, जब ये उड़ीसा गए थे केसीआर, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं ना इनसे मुलाकात किया, ना इनको मैंने बुलाया, वो पूजा करने आए थे मंदिर में, तो ऐसी ही जो है सरसरी मुलाकात हो गई, मैं उनके साथ नहीं हूँ। स्टीफन ने तो डायरेक्टली कह दिया कि भाई मैं कांग्रेस का साथी हूँ, मैं कांग्रेस के साथ रहूँगा। ममता बनर्जी ने भी इनकार कर दिया। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कलकत्ता में, तो ममता बनर्जी बाजू हट गई, एक लफ्ज प्रेस वालों को नहीं बोला। तो खैर चलिए, हर एक को ख्वाब देखने का हक है, ख्वाब देखना चाहिए। ख्वाब जो देखते हैं, APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि ख्वाब भी अगर देखो तो बड़े ख्वाब देखो। तो हमें खुशी है कि ये जो है जागते के ख्वाब देख रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि पूरे हिंदुस्तान में इनका कोई साथी नहीं है। अब ये क्या चाहते हैं कि भाई कुछ सीटें मिल जाएं तो ब्लैकमेल किया जा सके या सौदेबाजी की जा सके। सारी बातें ओपन है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो लेकिन एक बात तो पक्की है कि छोटी जमातों को बड़ी जमातों के साथ ही जाना पड़ेगा। दो जो है यहां पर आपके पास ऑप्शंस है, एनडीए और यूपीए। लेकिन शुजात साहब, पीएम मोदी कहते हैं अपोजिशन का मोदी को हटाने का मकसद खानदानी सियासत को इख्तिदार सौंपना है, इसीलिए मोदी को हटाने की बात कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तकरीबन एमपीज के बेटे या बेटियां या बीवियां इलेक्शन में खड़ी हैं, तो मिस्टर मोदी को इस तरह की बात जो है जेब नहीं देती, समझे आप। तो एक बात तो पक्की है कि इनकी हार बिल्कुल दीवारों पर लिखी हुई है और ये हार रहे हैं। अब इनके पास कोई प्रोग्राम है नहीं, कोई रिपोर्ट कार्ड भी इनके पास नहीं है। इन्होंने वादा किया था कि जब वो चुनाव में आएंगे तो रिपोर्ट कार्ड लेके आएंगे। रिपोर्ट कार्ड जो ले आए हैं, इतना बदतरीन रिपोर्ट कार्ड लाए हैं कि डिफेंस के राज भी ये जो है लोगों के सामने ला रहे हैं। कोई भी हुकूमत फौजी हमलों की जो है ना पब्लिसिटी नहीं करती। 23 तारीख को ये बात साफ हो जाएगी कि एनडीए या यूपीए या फिर वो पार्टियां जो दावे कर रही हैं रियासतों में कि हम आपस में मिलकर, या जिस तरह से वही साहब ने कहा कि एक फ्रंट बनकर एक हुकूमत बना सकते हैं। पूरी तस्वीर साफ होगी 23 मई को। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस मुद्दे पर बात करने के लिए। तो आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आदाब।